गाइज वी ऑल नो द पावर ऑफ टाटा's ब्रांड। टाटा ने आज तक जितने भी बिजनेस में एंटर किया है, मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस में उन्होंने अपनी लेगेसी क्रिएट करी है। बट इन सब बिजनेसेस के बीच देयर इज वन ब्रांड ऑफ टाटा विच डोंट गेट द अपलॉज दैट इट डिजर्व। Tata Power. Remember, Tata Power's renewables business has been growing exponentially with an almost 180% growth. और ये मैं टाटा पावर की रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी और ईवी चार्जिंग बिजनेस की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, उसकी बात तो वीडियो में हम आगे करेंगे। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाटा पावर की जर्नी एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही है। टाटा पावर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी ऑफ इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली बिफोर 2018 टाटा पावर का बिजनेस एक स्टीप डिक्लाइन में था। इट्स रेवेन्यू वाज जस्ट डिक्लाइनिंग एवरी ईयर एंड ईयर। But something magical happened in 2018 and 19. Tata Power के business ने पूरा 180 degree U-turn लिया, and today it is one of the biggest power and renewable energy company of the country with an all-time high revenue. Now the question rises, what was going wrong with Tata Power before 2018? What actually happened in 2018 and 19 जिसने Tata Power की पूरी picture बदल डाली? Where is Tata Power eyeing in the future right now? And most importantly, हम इस case study से क्या learning ले सकते हैं जो हमें investing में help करे? चलो जानते हैं इस वीडियो में। आई एम नितिन बिस्ट एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्टिंग। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है ईयर 2000 से, जब इंडिया में इंडस्ट्रीज एक्सपैंड कर रही थी, नई नई बिजनेसेस, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स खुल रहे थे और ऑल ओवर द कंट्री इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इंक्रीज हो रहा था। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद एन एम्बिशियस पावर प्लान called Ultra Mega Power Projects. Now, as the name suggests, Ultra Mega Power Projects huge power plant project थे with an electricity generation capacity of 4000 megawatt. Now, just for your understanding, 2000 और 2010 के बीच एवरेज इंडियन हाउस होल्ड का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 80 से 90 यूनिट पर मंथ रहता था। So a 4000 megawatt thermal power plant could power up 3.2 crore Indian households at that time. अब क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशन एंड प्लानिंग, फाइनली इन 2007 गवर्नमेंट ने पहला अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट का ऑक्शन स्टार्ट किया एंड टाटा पावर वाज द कंपनी जिसने सबसे कम टैरिफ रेट 2.26 रुपीस पर यूनिट ऑफर करके ये ऑक्शन जीता। सो अब नेक्स्ट 25 इयर्स तक टाटा पावर को इस मेगा प्लांट से इसी रेट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी थी। नाउ हियर अ क्वेश्चन राइजेस, इस ऑक्शन में काफी बड़े प्लेयर्स भी इन्वॉल्व थे, बट उन सब के बावजूद भी टाटा पावर इतना कम टैरिफ रेट कैसे ऑफर कर पाया? वेल, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बाद में जाके ये 2.26 रुपीस ही टाटा पावर के डाउनफॉल का रीजन बना। एंड टू अंडरस्टैंड द मैट्रिक्स बिहाइंड द ऑफर ऑफ 2.26 रुपीस, हमें थोड़ा सा इस इंडस्ट्री का मैकेनिज्म समझना होगा। सो इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर इंडस्ट्री में तीन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं। एक होती है जनरेशन कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, दूसरे होते हैं ट्रांसमिशन कंपनीज जो पावर प्लांट से बिजली को गांव और शहरों तक पहुंचाती है, और तीसरी होती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या डिस्कॉम्स जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफार्मर्स के थ्रू हर घर और कस्टमर्स तक पहुंचाती है। नाउ बिफोर द डाउनफॉल टाटा पावर मेनली जनरेशन सेगमेंट में ऑपरेट करता था, और मेनली थर्मल पावर प्लांट जिससे वो अराउंड 80 to 85% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता था, और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट से कंपनी का बहुत माइन्यूट सा रेवेन्यू आता था। नाउ थ्रू थर्मल पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए चाहिए होता है कोल, एंड टाटा वाज हेवीली डिपेंडेंट ऑन इंडोनेशियन कोल। रीजन बीइंग, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इंडोनेशिया का कोल होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है। इसका मतलब वो ज्यादा देर तक जलता है। अगर कोल ज्यादा देर तक जलेगा तो कम कोल यूज होगा, और कोल कम यूज होगा तो कंपनी की कॉस्ट बचेगी। सेकंड रीजन वाज इंडोनेशिया इज नियर टू इंडिया एज कंपेयर टू अदर कोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, जिससे लॉजिस्टिक्स टाइम और कॉस्ट दोनों कम होंगी एंड इट विल फर्दर बूस्ट द प्रोडक्शन एंड विल रिड्यूस द एक्सपेंसेस। और इन्हीं रीजन की वजह से टाटा पावर ने कुछ इंडोनेशियन माइंस में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा था ताकि वो लो प्राइसेस में कोल को सोर्स कर सके। और इन्हीं कॉस्ट और सोर्सिंग की कैलकुलेशन की वजह से टाटा पावर ऑफर्ड द रेट ऑफ 2.26 रुपीस पर यूनिट। After winning the bid of this project in 2007, टाटा पावर ने 18,000 करोड़ का हैवी डेट लिया टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट इन मुंद्रा, गुजरात, जो कि कंप्लीट होना था 2012 में। बट इन 2011 समथिंग डिजास्टर्स हैपेंड। 2011 में इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने कोल एक्सपोर्टिंग पॉलिसी ही चेंज कर दी, and as per the new policy the coal mining firms were mandated to sell 25% of coal to domestic market, और जो 75% कोल वो एक्सपोर्ट करेंगे वो भी उन्हें इंटरनेशनल प्राइसेस के अकॉर्डिंग करना था एंड नॉट एज पर द कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड ड्यू टू दिस न्यू इंडोनेशियन कोल पॉलिसी द कोल प्राइसेस स्टार्टेड टचिंग द स्काई। नाउ लुक क्लोजली, ड्यू टू दिस केओस टाटा पावर के अब एक्सपेंसेस बढ़ेंगे बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसिव कोल प्राइसेस, बट उनका रेवेन्यू उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द फिक्स रेट ऑफ टैरिफ। और अगर उनको रेवेन्यू इंक्रीज करना है तो उनको और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी होगी, बट वो चीज हो नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि वैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट कम जनरेट हो रहा था, और उस ग्रॉस प्रॉफिट में से भी काफी ज्यादा शेयर डेट के इंटरेस्ट पेमेंट में चले जा रहा था। तो जो एग्जिस्टिंग थर्मल प्लांट थे उनके ऑपरेशंस के लिए फंड इफेक्टिवली एलोकेट नहीं हो पा रहे थे,
और जितना ज्यादा वो लोन लेते उतना ज्यादा उनका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ता। एंड दिस वाज द विशियस साइकिल ऑफ प्रॉब्लम जिसमें टाटा पावर फंस चुका था। Now, if you observe the Tata Power with an investor point of view, you will find 3 big red zones in their business. First one is too much dependence on single source of raw material. अगर यहाँ पे टाटा पावर के पास कोल सोर्सिंग के और ऑप्शंस होते और उनमें कंट्रोल होता तो टाटा पावर के लिए चीजें इतनी बुरी नहीं होती। सेकंड रेड जोन वाज सिंगल सोर्स ऑफ रेवेन्यू। टाटा पावर का 80-85% रेवेन्यू बस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से आ रहा था, और जब ये बिजनेस इफेक्ट हुआ तो उनके पास कोई और बिजनेस नहीं बचा जिससे वो सिचुएशन को बैलेंस कर पाए। एंड थर्ड प्रॉब्लम वाज हैवी डेट, जिससे उनका प्रॉफिट मार्जिन और कम होते जा रहा था एंड दे वर नॉट एबल टू फंड देयर ऑपरेशंस प्रॉपर्ली। एंड दिस वाज द साइकिल ऑफ सफरिंग टाटा पावर वाज गोइंग थ्रू ईयर आफ्टर ईयर अंटिल 2018, जहां पे कंपनी में एक बहुत बड़ा चेंज आया व्हिच टर्न्ड द होल पिक्चर अपसाइड डाउन एंड गेव द न्यू लाइफ टू टाटा पावर, and it was the change of management. On May 2018, replacing Anil Sardana, Praveer Sinha became the new CEO of Tata Power, and this new CEO gave the company a new vision, tactics to solve all this problem, and took the company where it is right now. Let's understand the steps one by one and how they convert these red zones into the green. 2018 में टाटा पावर जिस सिचुएशन में था, राइट प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना वाज वेरी वेरी क्रूशियल, और इसीलिए टाटा पावर डिसाइडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डेट फर्स्ट। बिफोर 2018 टाटा पावर ने बहुत सारे नॉन कोर बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रखा था, लाइक लैंड, बिल्डिंग्स, डिफेंस बिजनेसेस, टेलीकॉम बिजनेसेस एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड टू सेव द कंपनी फ्रॉम डेट प्रॉब्लम एंड फंड इट्स ऑपरेशंस फर्दर, टाटा पावर ने इन नॉन कोर एसेट्स को बेचने का डिसाइड किया, जिसे हम एसेट मोनेटाइजेशन कहते हैं। टाटा पावर स्टार्ट सेलिंग इट्स क्रोर्स ऑफ लैंड्स, बिल्डिंग्स एंड शिप्स, डाइवेस्टेड फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द नॉन कोर बिजनेसेस एंड इवन सोल्ड द स्टेक इन सम ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनीज। From this money, they reduced their short-term borrowings and further fund their operations. और इसी पैसे से they were also able to fund the solution for the another problem, which was the dependence on single source of revenue. Before 2016 and 18, transmission and distribution businesses was mainly operated by the government. Reason being ATC losses. जो भी टेक्निकल खराबी की वजह से और बिजली चोरी या बिल पेमेंट ना करने की वजह से डिस्कॉम्स को लॉस होता है, उसे ATC लॉस कहते हैं। ATC losses has been one of the biggest challenge for discoms. एक टाइम पे जो स्टेट गवर्नमेंट के डिस्कॉम्स होते थे उनका ATC लॉसेस 50% से भी ज्यादा हुआ करता था। यानी कि अगर उन्होंने 100 रुपए की बिजली खरीदी, 50 रुपए ऐसे ही हवा में उड़ गए या फिर चोरी हो गए। एंड ड्यू टू दिस रीजन डिस्कॉम्स बहुत ज्यादा हैवी लॉसेस से सफर करते थे, और प्राइवेट कंपनीज भी इन सेगमेंट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। बट एट द सेम टाइम टाटा पावर अपना एक छोटा डिस्कॉम बिजनेस नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में ऑपरेट कर रहे थे, एंड दे वांटेड टू एक्सपेंड दिस बिजनेस ताकि वो अपने लिए एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट कर पाए। और वो समझ चुके थे कि वो प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकते इस इंडस्ट्री में, सो इफ दे वांट टू बी प्रॉफिटेबल इन दिस बिजनेस उन्हें ATP लॉसेस कम करने ही पड़ेंगे। एंड हेंस दे कम अप विद एन ब्रिलियंट आइडिया टू रिड्यूस दीस लॉसेस। हाउ? सी, जो गवर्नमेंट डिस्कॉम्स थे, पहली बात तो इनके ट्रांसमिशन लाइंस, ट्रांसफॉर्मर्स और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराने हो चुके थे और इनमें कोई इफिशिएंसी नहीं थी। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज देयर इनएबिलिटी टू ट्रैक दीज इवेंट्स, यानी कि कहीं ग्रिड में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई या फिर कोई बिजली चोरी कर गया तो डिस्कॉम्स को बहुत लेट पता चलता था, और जब तक उनको पता चले तब तक वैसे ही बहुत इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो चुकी होती थी। सो टाटा पावर रियलाइज दैट इफ दे वांट टू रिड्यूस दीज ATC लॉसेस, फर्स्ट दे हैव टू ट्रैक दीज इवेंट्स फास्ट। जितने जल्दी वो इन चीजों को ट्रैक कर पाएंगे उतने जल्दी ही वो उनको सॉल्व कर पाएंगे और ATC लॉसेस रिड्यूस कर पाएंगे। एंड दैट इज व्हाई अराउंड 2015 एंड 16 दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन स्मार्ट ग्रिड एंड स्मार्ट मीटर्स, जिनके हेल्प से टाटा पावर पिन पॉइंट पता लगा पाता था कि किस लाइन में और किस जगह इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो रही है। एंड दिस स्टेप वाज सो इफेक्टिव दैट इन 2018 जब स्टेट गवर्नमेंट डिस्कॉम्स के ATC लॉसेस 53% के अराउंड थे, टाटा पावर वाज हैविंग द ATC लॉस ऑफ जस्ट 12%। और टाटा पावर जैसी कंपनीज के इतने इंप्रेसिव परफॉर्मेंस की वजह से गवर्नमेंट आल्सो डिसाइडेड टू सेल देयर हैवी लॉस मेकिंग डिस्कॉम्स। The power distribution companies in union territories shall be privatized. And this privatization came as a boon to Tata Power. 2019 में टाटा पावर ने सेंट्रल ओडिशा के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूनिट को टेक ओवर किया एंड स्टार्टेड इट्स डिस्कॉम बिजनेस इन ओडिशा। आफ्टर दिस दे एक्सपेंडेड टू वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ साइड ऑफ ओडिशा, देन महाराष्ट्र एंड देन राजस्थान। टुडे दे डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी टू 13 million households as compared to 2.6 million in 2018. That's an exponential growth of 400%. And with the help of smart meters and smart grids, आज के दिन टाटा पावर का ATC लॉसेस 6% के अराउंड है। और जहां 2018 में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस टाटा पावर के लिए अराउंड 15 to 16% रेवेन्यू जनरेट करते थे, टुडे दिस पर्टिकुलर सेगमेंट कंट्रीब्यूट अराउंड 56% टू द टाटा पावर्स रेवेन्यू। एंड दिस वे दे सॉल्व देयर सेकंड प्रॉब्लम। अब आती है तीसरे प्रॉब्लम की बारी, which was dependence on single source of raw material. And the solution for this, solar and renewable energy.
2016 to 18 was the time period when discussion on renewable energy was on its peak and spreading across the world due to climate change problem, Paris Agreement Conference of 2015, and reduction in solar panels prices. And it was evident that the next technology in the power sector is renewable energy and mainly solar power. And that is when Tata Power also decided to go big in renewable energy. As of 2018, Tata Power की total electricity generation capacity 10,700 मेगावाट की थी, जिसमें 82.6% शेयर था थर्मल पावर प्लांट का. Wind energy was 10.7%, hydroelectricity was 6.4%, and solar power was having a minute share of 0.3%, which was only 38 megawatt. Fast forward to 2024, आज के दिन टाटा पावर की ओवरऑल जनरेशन कैपेसिटी स्टैंड्स एट 14,700 मेगावाट और उसमें अकेले सोलर पावर का शेयर है 3,480 मेगावाट. दैट इज 24%. एंड टॉप ऑफ दैट अनदर 4,000 मेगावाट आर आल्सो अंडर कंस्ट्रक्शन. नाउ द क्वेश्चन राइजेस, 108 साल पुरानी कंपनी बस लास्ट 6 साल में अपना बिजनेस फ्लिप करके नए बिजनेस में कैसे इतना ग्रोथ पा सकती है? वेल, हियर कम्स द एक्सपीरियंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लर्निंग वी डिस्कस्ड कम इनटू द प्ले. Avoiding the dependence on the single source of raw material. See, solar power में जो raw material है sunlight, वो तो freely available है, but solar panels जिससे वो sunlight electricity में convert होती है, that is controlled by China. China world के solar panel का 80% manufacturing market own करता है. And all over the world, companies and countries are dependent on China for their renewable energy growth. और क्योंकि टाटा पावर पहली जैसी गलती नहीं करना चाहता था, जहां एक geopolitical चीज की वजह से उनका पूरा बिजनेस रिस्क में आ जाए, Tata Power also entered into solar panels manufacturing business. As of 2024, Tata Power Bangalore में 530 megawatt of solar cell and 670 megawatt of modules के manufacturing unit own करता है. And it is also opening its another 4 gigawatt of solar panel manufacturing unit in Tamil Nadu. And this solar panels manufacturing business not only helps Tata in expanding its solar electricity generation capacity, but also generate an extra source of revenue. क्योंकि Tata ये solar panels export भी करता है. Till now, Tata Power has installed more than 3 gigawatt of solar panels all over the world for government, corporates, businesses and households in the form of solar parks, solar grid and solar rooftop. Tata Power is aiming at 100% renewable energy capacity by 2047 और इसीलिए वो अब wind energy जैसे renewable में भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है. Now the big thing is अगले 6-7 सालों में Tata Power renewables में अपना all time high इन्वेस्टमेंट करेगा. रीजन बिंग, पहले तो उन्हें अपना ये टारगेट पूरा करना है एंड सेकंड, जो इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट बाय 2030, उसमें अभी हम बहुत ज्यादा पीछे. राइट नाउ इंडिया हैज द रिन्यूएबल कैपेसिटी ऑफ 150 गीगावाट. So government is going to increase its focus and investment in this space and Tata Power is one of the beneficiary जिसको ये टारगेट को पूरा करने के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे. Apart from solar powers and renewables, Tata Power is also eyeing on the futuristic businesses like EV charging stations and home automation. Tata Power is the largest EV charging station company of India. मुझे याद है 2020 के अराउंड जब मैं टाटा पावर के बिजनेस को इवैल्यूएट कर रहा था तो इनके ऑल ओवर द कंट्री 100 EV charging stations थे. As of 2024, they have opened more than 5,300 EV charging stations, 700 bus charging stations, and sold more than 70,000 home chargers. That is mind-blowing growth. Tata Power is also focusing on home automation, जिसका market currently तो बहुत छोटा है, but in future they may tie up with electronic companies to grow in this segment. And through this way, Tata Power solved its third problem. And combining all three solutions, they converted their detrimental fall to an exponential rise. और इसका स्टॉक प्राइस ये स्टोरी अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है. अब ये देखना बाकी है कि टाटा पावर कैसे इस रिन्यूएबल एनर्जी के रिवोल्यूशन को कैरी करता है एंड हाउ इट विल कम्पीट विद इट्स बिगेस्ट कॉम्पिटिटर अडानी. That being said, we have come to the most important part of this video, the 2 investing learnings from the story of Tata Power. First, you always put your money on the horse rider and not the horse. जब भी कोई कंपनी अपने डाउनफॉल में रहती है या फिर ग्रोथ में रहती है और उस टाइम उसमें मैनेजमेंट चेंज होता है, that is the most critical time for that company. Because new management comes with a new vision. और जहां मैनेजमेंट का विजन होगा वहीं के लिए कंपनी की ग्रोथ मोड़ लेगी. And there are plenty of examples like that. And that's why always focus on the horse rider, that is the management. Second, always observe the pattern in the market. कोई भी इंडस्ट्री हो, एक टाइम बाद उसमें टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है और इंडस्ट्री में एक मेजर शिफ्ट देखने को मिलता है. जो कंपनीज इस शिफ्ट को ऑब्जर्व करके अपने स्ट्रेटजीज चेंज कर लेती है, दे इवेंचुअली विन, और जो नहीं कर पाती है, इवेंचुअली दे एंड अप लूजिंग. एंड एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें भी अपनी ये स्किल पॉलिश करनी चाहिए ताकि हम भी मार्केट के पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर पाए. That's all for the day, guys. I hope you like this case study on Tata Power. If that's the case, like this video, comment your opinion, अपना POV दो इस इंडस्ट्री के बारे में जो भी आप सोचते हो, and subscribe to this channel अगर आप इन्वेस्टिंग और बिजनेस की स्टडीज में इंटरेस्ट रखते हो. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.